नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे सीजीएल का सेट प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर जो 2023 में पूछ चुका है उसका, है ना, उसमें से एक सेट कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाकर देखिए। और आज करेंगे हम दूसरा सेट, है ना। दूसरा सेट कब का रहेगा? तो दूसरा सेट जो रहेगा वो रहेगा 14 जुलाई 2023 में जो पेपर हो चुका है सीजीएल का, उसका रहेगा शिफ्ट दूसरा का, है ना। फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैं, अब जाकर देखिए, एंजॉय करिए। अच्छा, इसमें करवाएंगे क्या? तो इसमें करवाएंगे सिर्फ जीके का, है ना। जीके का फुल डिस्कशन रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा, जितना आप चाहते हैं उतना, उससे अधिक ही रहेगा, है ना। अच्छा, जहाँ पे हमको लगेगा कि नहीं ये मतलब थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, ये इसको जी थोड़ा सा ट्रिक से चला के याद करवा दे आपको, तो यहाँ पे वहाँ पे हम ट्रिक भी देंगे आपको। आप धैर्य से सुनते जाइए, ठीक है। चलिए आइए, देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शाकुर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? तो इसका आंसर जो होगा उसका हो जाएगा आंसर कौन? ऑप्शन नंबर 1 में है सारंगी। मतलब कि शाकुर खान और राम नारायण क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे, सारंगी, है ना, सारंगी। अगर इससे पहले का सेट आप लगा चुके हैं 2022 का एलडीसी का, तो एलडीसी 2022 में पूछा हुआ शाकुर खान क्या बजाते थे, शाकुर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वहाँ भी सारंगी था। मतलब कि 2022 का क्वेश्चन रिपीट कर दिया 2023 से जेल में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट करता है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। अभी देखिए, आपको थोड़ा सा बता जानना है सारंगी के बारे में। सारंगी होता क्या है? सारंगी के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है कि सारंगी जो है ना, ऊर्ध्वाधर धनुष के आकार का वाद्य यंत्र है। सारंगी ऊर्ध्वाधर होता है, धनुष के आकार का वाद्य यंत्र होता है। और तीर धनुष में जो तीर होता है ना, उस तीर से ही बजाया जाता है सारंगी को। सारंगी के तार पर रगड़ा जाता है, उससे आवाज निकलते हैं, उसको बोलते हैं वाद्य यंत्र, है ना। तो इस तरह का ये वाद्य यंत्र है। ये सब याद रखना है, ये सभी सवाल बनता है, ठीक है। और अब हम करते हैं कि सारंगी जो बजाता है, मतलब कि सारंगी के जो वादक है प्रमुख कौन कौन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ चुका है, उसको हम कर लेंगे। कुछ सारंगी वादक को वहां से हर हाल में आपको याद रखना है, कौन कौन सारंगी वादक है जो हमको याद रखना है, ठीक है। देखिए, जो सारंगी वादक है मुख्य रूप से, है ना, एक तो इसी में दिया हुआ है शाकुर खान, है ना। तो याद रखिएगा, शाकुर, साबरी, अब्दुल, बुंदू। क्या बोले हैं? शाकुर, साबरी, अब्दुल, बुंदू। और लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। क्या क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनते रहिएगा। कौन कौन था? शाकुर, एक है साबरी, और एक है कौन? अब्दुल, और एक है कौन? बुंदू। शाकुर, साबरी, अब्दुल और बुंदू है, ठीक है। उसके बाद है रईस, रईस, सुल्तान, हाफिज बुल्ला। रईस, सुल्तान, हाफिज बुल्ला, ठीक है। और है राम नारायण, राम नारायण और अरुण नारायण। ये सारे के सारे बजाते हैं क्या? आपको सारंगी। ये सारे के सारे क्या है? सारंगी वादक है। तो कम से कम इतना नाम रखना है, सारंगी वादक। कैसे याद रखना है सुनिए, देखिए। शाकुर, साबरी, अब्दुल, बुंदू एक बार में पढ़ना है। शाकुर, साबरी, अब्दुल, बुंदू। शाकुर, साबरी, अब्दुल, बुंदू। दूसरा लाइन में पढ़ना है रईस, सुल्तान, हाफिजुल्ला, है ना। रईस, सुल्तान, हाफिजुल्ला, रईस, सुल्तान, हाफिजुल्ला। और बच गया तीसरा में कौन? राम नारायण और अरुण नारायण। यहाँ से रख सकते हैं कि राम भगवान जो रामायण हुआ था उसमें राम भगवान का जो रोल किया था वो किए थे कौन? अरुण गोविल जी। तो अरुण से रख सकते हैं कि राम का रोल कौन किया था? अरुण, है ना। ये दोनों किससे बने थे? सारंगी से, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके रखना है आपको, ठीक है। कैसे पढ़ना है फिर सुनिए। शाकुर, साबरी, अब्दुल, बुंदू, रईस, सुल्तान, हाफिजुल्ला और राम और नारायण। ये दोनों राम और अरुण नारायण है, ठीक है। देखो, इसका मूल जो नाम है शाकुर खान, साबरी खान, अब्दुल खान, बुंदू खान, रईस खान, सुल्तान खान, हाफिजुल्ला खान, है ना। बाकी राम नारायण और अरुण नारायण है। तो इस तरह से इतना सारा सर्कल हो गया, सारंगी वादक हो गया। सबको नाम आपको रखना है अच्छे से, ठीक है। सारंगी वादक हो गया। एक ऑप्शन और है शहनाई, उसके बाद हम थोड़ा करते हैं। शहनाई जो होता है क्या? शादी विवाह में बजाया जाता है ना। शहनाई को बोलते हैं रीड वाद्य यंत्र, रखिएगा।
शहनाई को क्या बोलते हैं? रीड वाद्य यंत्र। और शहनाई वाद्य में जो सबसे फेमस है वो पता होगा आपको कौन है? बिस्मिल्लाह खान, है ना। बिस्मिल्लाह खान जो है सबसे प्रमुख शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खान के अलावे और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शहनाई वादक में बहुत फेमस हुए हैं, है ना। एक याद रखिएगा, बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर को शहनाई के क्वीन बोला जाता है, शहनाई क्वीन बोला जाता है, फीमेल है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बागेश्वरी कमर क्या बजाते हैं? शहनाई, शहनाई, ठीक है। इसके अलावा बागेश्वरी कमर हो गया, बिस्मिल्लाह खां हो गया। इसके अलावा कुछ बात अब पूछना और रखना है, जैसे हो गया, एक याद रखिए शैलेश, दूसरा है बैलेश, तीसरा है अनंत ताल, है ना, चौथा है दयाशंकर। क्या क्या बोले हैं? शैलेश, बैलेश, अनंत ताल, दयाशंकर, ये सारे हो जाते हैं क्या? शहनाई। कम से कम इतना क्वेश्चन आपको नाम याद रखना है अच्छे से, ठीक है। हर हमेशा इस बार नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि IBEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग रैंक के आधार पर दुनिया में किस स्थान पर है? मतलब कि IBF के अनुसार जो है ना, दवा उद्योग रैंक के आधार पर भारत में कितना स्थान है? उसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में है, तीसरा। मतलब कि तीसरा रैंक पर जो है भारत है, निर्यात करता है दवा, है ना, निर्यात करना है। रैंक के आधार पर भारत का स्थान है, तीसरा है, वो तीसरा है ना। IBF का मतलब होता है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, देखिए ये एक संस्था है ना। जो ये संस्था का जो मेन काम है ना, वो क्या काम है कि इंडिया में जितने भी चीज़ें बनती है, जितनी भी वस्तुएं सेवाएं बनती है, उसको वर्ल्ड लेवल पर या बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, या मतलब बोल सकते हैं विदेश में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करता है, बढ़ावा देता है इंडियन वस्तु का, इंडिया में बने हुए वस्तु का, है ना। इंडिया में के बाहर भी और इंडिया के अंदर भी, मतलब पूरे देश में प्रचार करता है। और कितना निर्यात हुआ, कितना किसी भी चीज़ का आयात हुआ, इस सब का रिपोर्ट रखता है। इसी आधार पर जारी करता है क्या? रैंक। इसी में भारत का स्थान मिला है कौन? दवा मामले में तीसरा रैंक इसको मिला है इंडिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लिनर्स कार्ल पॉलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए इसके अनुप्रयोगों पर उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए अभी, अच्छा इसका आंसर पहले कर लेते हैं। इसका आंसर है 1954 मिला था इसको, 1954 मिला था, है ना। अभी देखो, एक क्वेश्चन समझ में आता है ना कि अगर जैसे पूछा है नोबेल प्राइज का, तो जनरली पूछता है कॉमन करंट अफेयर पूछता है नोबेल प्राइज का। जैसे 2023 में एग्जाम ले रहा है तो 2021 का पूछ दे, 2023 का पूछ दे, ऐसा पूछता है। 2022 का ही पूछ दे, है ना। लेकिन ये 1954 का पूछा है, हालांकि ये पहला भी नहीं है। 1954 में नोबेल पुरस्कार पहली बार शुरू कब हुआ था? 1901 में शुरू हुआ था, है ना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था, है ना। जो किए थे डायनामाइट के खोज अल्फ्रेड नोबेल 1901 में शुरू किया गया था। तो सब पूछता कि 1901 में किसको मिला था नोबेल प्राइज रासायनिक क्षेत्र में, तब हम कहते चलो पहली बार मिला तो उसको पूछा है। ये 1954 का पूछ रहा है, 1955 का, 60 का, ऐसे कितना पूछेगा। रसायन में मिलता है, जीव विज्ञान में मिलता है, 5-6 क्षेत्र में मिलता है ना। तो थोड़ा सा हमको बाहर सवाल लगा, लेकिन कोई नहीं, आपको पढ़ना है तो सीखना तो ये है ना। 1951 में था, रखिएगा इसको। हो सकता है कि इसी को रिपीट कर दे अगले क्वेश्चन में, LDC वगैरह हो गया, MTS वगैरह हो गया, CGL में रिपीट कर देगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं कि, अच्छा यहाँ पे डाइस दिया हुआ है कहाँ का 10 कठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि 10 कठिया जो नृत्य है वो कहाँ का है। तो 10 कठिया नृत्य जो है ऑप्शन नंबर 4 में उड़ीसा में किया जाता है। 10 कठिया नृत्य पुरुषों द्वारा, 2 पुरुष द्वारा किया जाता है ना। याद रखिएगा। उड़ीसा में एक और बहुत फेमस नृत्य है गोतीपुआ नृत्य भी किया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में ही, बहुत फेमस है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये गोतीपुआ का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कम से कम उड़ीसा से ये दोनों, है ना, एक 10 कठिया और एक गोतीपुआ। इसके अलावा एक ऑप्शन है यूपी में जो सबसे फेमस नृत्य है ना, जिसको फोक डांस बोलते हैं, उसमें नौटंकी है सबसे फेमस, है ना। इसके अलावा रासलीला है ना, रासलीला है, नौटंकी है, कजरी है, चापेली है, ये सारे क्या है? यूपी के हैं, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ ऑप्शन दिया हुआ, गुजरात है। कौन कौन होता है? गरबा होता है, डांडिया होता है, भवई होता है, ये सारे क्या है? गुजरात के हैं, है ना। और एक ऑप्शन दिया है गोवा का कौन सा हो जाएगा? गोवा का हो जाएगा कौन? एक है देखनी,
एक है सिग्मो, एक है कौन, देखनी, एक है सिग्मो, और एक है टोनिया मेल है। टोनिया मेल वहाँ पे किया जाता है नृत्य। तो ये सारे नृत्य संबंधित राज्य से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 5 में है कि के नजीब बनाम भारत संघ मामला के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। मतलब कि के नजीब बनाम भारत संघ मामला जो आया है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, ये सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत, 21 आर्टिकल। अब पता है आपको कि आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये मूल रूप से। ऐसे आर्टिकल 21 में कई सारे मतलब के अधिकार है मूल रूप से, है ना। इसको बोल सकते हैं क्या, जीवन मतलब जीने का अधिकार, है ना। अच्छा, ये मामला क्यों आया था, देखिए बात ऐसा है ना, शुरू से करते हैं शुरू। बात 2008 ईस्वी की है। 2008 ईस्वी में यूएपीए आप समझते होंगे अगर, तो यूएपीए जो है ना एक आतंकवाद निरोधी अधिनियम है, मतलब कि आतंकवादी एक्टिविटी से संबंधित अधिनियम है ना। तो 2008 में आतंकवादी निरोधी अधिनियम मतलब कि यूएपीए में संशोधन किया गया था, और इसमें कहा गया था ना कि धारा 45 के तहत प्रथम दृष्टया में जो सच लगेगा, है ना, मतलब लगेगा कि जो आतंकवादी एक्टिविटी से कोई संबंधित है तो उसको जो है जमानत नहीं दिया जाएगा, मतलब उसको जेल में लाना पड़ेगा, ये कहा गया था 2008 में। ठीक है, यही केस 2021 में आ गया, इसी के साथ जो ऑप्शन दिया हुआ है के नजीब का मामला चला गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से बयान दिया है, फिर से इसके बारे में डिटेल से बताया है, और डिटेल से ये बताया है कि प्रथम दृष्टया में जो सच लगेगा तो सही बात है, लेकिन बहुत दिन से जो जेल में रह गया है इसके तहत, जैसे जमानत तो नहीं मिला, बहुत दिन से जेल में, लगातार लंबे समय से जेल में रह गया है, तो उसके लिए और क्या नियम हो सकते हैं, इस पर बहुत सारा डिटेल में जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट, है ना। हो सकता है कि कोई गलत तरीके से मतलब अरेस्ट कर लिया गया हो, सही मामले सही मतलब वो एविडेंस नहीं मिला और बहुत दिन से जेल में बंद है, तो उसके मौलिक अधिकार जो 21 में है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हनन हो रहा था, है ना। इस मामले में इसको कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है। देखिए पिछले सेट में बता चुके हैं बढ़िया से कि लाल शैवाल जहां भी रहेगा उसको बोलते हैं रोडोफाइसी, याद रखिएगा, रेड रोडो, लाल को क्या बोलते हैं, रेड से याद रखिएगा। रोडोफाइसी जो होता है बोलते हैं उसको क्या, लाल शैवाल। एक होता है फियोफाइसी, उसको बोलते हैं भूरा शैवाल। एक होता है क्लोरोफाइसी, है ना, उसको बोलते हैं क्या, हरा शैवाल। जैसे कभी पढ़े होंगे क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो क्लोरोफाइसी जो होता है ना, हरा शैवाल को इंडिकेट करता है। रोडोफाइसी जो होता है लाल शैवाल, और बच गया फियोफाइसी होता है भूरा शैवाल। शैवाल 3 रंग के होते हैं, इसे कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि किसी तत्व x का परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है। मतलब कि आवर्त 2 और समूह 17 में है। समूह समझते हैं ना, है ना। देखिए जो इस तरह से पड़ा पड़ा है वो आवर्त है ना, और जो खड़ा खड़ा है वो समूह है, उसको ग्रुप भी बोलते हैं अवस्थान्य पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो इस तरह से जो है वो क्या है 18 को है। इस तरह से आप कभी देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में, वो कितना होता है, 18 को होता है, 18 को। देखिए अगर आप कभी, आपको थोड़ा सा याद होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर रहता है हीलियम, है ना, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे रहेगा कौन, ये रहेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, अब बाकी सारे तत्व यहाँ से शुरू होंगे, है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर हो जाता है 3, फिर 4, 5 ऐसे करके चलता है। ठीक है, ये होता है 18वां समूह, और ये होता है पहला समूह, है ना। आपसे पूछा है 17वां समूह, 17वां समूह मतलब जस्ट पहले का, है ना। याद रखिएगा 17वें समूह को बोला जाता है हाइलोजन। इसको क्या बोलते हैं, हाइलोजन समूह भी कहते हैं, इसको याद रखना है ना। और हाइलोजन समूह में, है ना, दूसरा आवर्त का बोला है, मतलब कि पहला आवर्त हो गया ये, दूसरा आवर्त हो गया ये, दूसरा मतलब दूसरा आवर्त ये, फिर तीसरा आवर्त यहाँ पे होता है, चौथा आवर्त, इस तरह से 7 आवर्त होते हैं, 18 को समूह होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि दूसरा आवर्त और 17वां
10 मतलब कि यहाँ पे तत्व होगा। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो बहुत बढ़िया है, आज अगर नहीं है तो कैसे याद रख सकते हैं बताते हैं हम। देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, कम से कम इसको याद रखना है आपको। हाइड्रोजन को बताते हैं, सब सब बताएंगे। देखिए हाइड्रोजन को रखना है क्या, 17वां ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, 17वां। अब रखना है क्या, फिर कल बाहर आई आइटम। रखना है क्या, फिर कल बाहर आई आइटम, है ना। क्वेश्चन क्या था, यही था ना। अच्छा इसको पहले आंसर कर देते हैं, आंसर हो जाएगा 4 के 9 नंबर में, है ना। देखो इससे होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। इस तरह से होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। मतलब कि आपसे जो पूछ रहा था वो था फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन कितना में है, 9 में है। 10 में क्या है, नियोन है। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगा नियोन। ठीक है, 9 और 10 मतलब कितना हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक, 9 का 9 हो जाएगा, 9, है ना। तो यहाँ से कम याद रखना है आपको ये। ठीक है, अगर ये याद है तो आगे देखते हैं। ये होगा कौन, 17वां ग्रुप का। कौन हो जाएगा, 17वां ग्रुप का। इसी तरह से रखिएगा 18वां ग्रुप का, 18वां ग्रुप का, है ना। इस बार रखना है क्या, रखिएगा ये है ना, अगर कर 0 रन, बस ये, है ना। है ना अगर कर 0 रन, इसमें क्या आ जाएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना। इस तरह से रखना है सब आपको, है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86। इस तरह से हो जाएगा क्या, परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब देखो ये है 18 में, ये सब क्या हुआ 18 में। इससे पहले 17 में, 17 में क्या है, इसे कम कर देंगे, है ना। अच्छा ये हीलियम जो होता है ऊपर में होता है, बाकी सब इसके नीचे होता है। तो इसका है 10, इसमें क्या जगह 9, ये 17, ये जगह कौन 35, ये जगह कौन, ये है कौन 54 ना। 2, 10, 18, 36, 54, तो ये कितना हो जाएगा 55, है ना। 54 है, ठीक है। सॉरी 53 घटेगा ना, 53 हो जाएगा, है ना। और ये 86 का हो जाएगा कितना, ये 85। मतलब ये 18वां ग्रुप है, ये 17वां ग्रुप है, इससे कम होगा ना एक। तो इस तरह से आपको रखना है कम से कम सब। अच्छा यहाँ से याद रख सकते हैं तो और भी याद रख सकते हैं सब, है ना। इस तरह से आपको रखना है सारे ग्रुप के, अगर संभव हो तो सब को याद रखिए। कहे कि एसएससी अभी क्या पूछ देगा उसका कोई पता नहीं है, जीके का थोड़ा सा हार्ड टफ रख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन, 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लगातार किस 2 वर्षों में भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, 2021-22। 2021 और 22 में कोई अतिथि नहीं आया था, इसलिए कि कोरोना का काल चल रहा था, है ना, तो नहीं आया था। लेकिन याद रखना है आपको कि 2023 जो 15 अगस्त जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, उस समय मुख्य अतिथि कौन थे। तो उस समय जो मुख्य अतिथि थे को कोई मतलब कि जैसे जनरली जो होता है ना, किसी अलग दूसरे देश से उसके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाते हैं, है ना। लेकिन स्वतंत्रता दिवस 2023 पर कोई मुख्य अतिथि ऐसा नहीं था। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वो 1800 लोग था, है ना। उसमें से जो सेंट्रल विस्टा जो बनाया था संसद, उसके कुछ कर्मचारी थे। पूरे इंडिया लेवल, पूरे इंडिया से प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे, मतलब शिक्षक और मतलब उसके जो पार्टनर थे रहते हैं पति पत्नी, वो मतलब कि इस तरह से लोगों को बुलाया गया था। कुल मिला के 1800 लोगों को बुलाया गया था, वही मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, है ना। कब, 2023 के 15 अगस्त को। ठीक है, और ये बात करते थे अगर 2024 26 जनवरी को, तो इसमें कोई मुख्य अतिथि आए थे कौन, ये आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे। आप देखिएगा, अभी तो ये हुआ ही है, अभी आगे क्या होता है देखते जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण के द्वारा समझाया गया है। मतलब कि फिशर का मात्रा सिद्धांत क्या है, इसी तरह से कहा गया है। इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है mv = pt। mv = pt जो होता है फिशर का सिद्धांत दिया हुआ है ना।
यहाँ एम जो है धन पूर्ति है और भी जो है धन के प्रवाह का वेग है, धन का मतलब जो प्रवाह है वो होता है, और पी जो है प्राइस है, और टी जो है लेन देन का स्तर है ना। याद रखिएगा आप अच्छे से, फिशर का माना सिद्धांत। इसी तरह से होता है एक शिकागो का मात्रा सिद्धांत। इसी तरह से क्या होता है एक शिकागो का मात्रा सिद्धांत। शिकागो के मात्रा सिद्धांत में कहा गया है ये कि किसी भी व्यक्ति का जो गुड्स और सर्विस का पैसा होता है, धन होता है ना, किसी व्यक्ति के गुड्स और सर्विस का जो धन होता है वो कुल धन आपूर्ति के समानुपाती होता है। ये किसका सिद्धांत रहेगा? शिकागो के मात्रा सिद्धांत है ये, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात में मुख्य रूप से जैसे विनिर्माण शामिल थे। मतलब कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के वजह से पहले भारत में किसका निर्यात होता था भारत से? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन? सूती और रेशमी कपड़ा। सूती और रेशमी कपड़ा का निर्यात होता था। देखिए, अगर पूरे विश्व में बोले कि औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1790 ईस्वी के आसपास है। 1790 से लेकर के शुरू हुआ था, 1830-40 तक ये पूरा छा गया था। हाँ, कहाँ पे शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, और भारत में कब शुरू हुआ? ये भारत में शुरू हुआ 1854 ईस्वी में, जब भारत में पहली बार रेल चलाया गया था 1853 ईस्वी में, है ना। तो रेल से बहुत सारी चीज़ें का निर्यात होने लग गया, बहुत सारी चीज़ें चलने लग गया, है ना। और उसी समय से शुरू हुआ क्या जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली भारत में कब? 1854 में, है ना। और उस समय हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह थोड़ी था, उस समय हमारे पास रेशम भी वगैरह ही तो था जो खेतों में से प्रोडक्शन होता था। तो उसमें यही शामिल हो जाएगा क्या? सूती और रेशमी कपड़ा का निर्यात होता था। क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है ना। कंचनजंगा किस उपखंड में स्थित है? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है क्या? कंचनजंगा। अभी देखिए, बात कर रहे हैं हिमालय की। हिमालय को जो है ना नदियों के आधार पर, नदी अस्तित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है ना। हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा गया है किस भाग में? 4 भाग में। कौन कौन? जो सबसे आगे की ओर है, मतलब पूरब की, पश्चिम की ओर, वो है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय को ही बोलते हैं पंजाब हिमालय भी, याद रखिएगा। कभी कभी कश्मीर हिमालय ना लिख के लिखते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, तो पहला हो गया कौन? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। दूसरा हो गया कुमायूं हिमालय। तीसरा हो गया नेपाल हिमालय। चौथा हो गया असम हिमालय। ये भी पूछता है यहाँ सवाल कि कौन से नदी के बीच स्थित है। तो याद रखिए, बताते हैं आप टू और ट्रिक से करके देखिए आपको कैसा रखना है। जिस तरह से हम बोलेंगे अगर वैसे आप याद रख लिए तो आज के बाद से ये सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, अगर नहीं तो फिर परेशान करते रहेगा। देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या कि हिमालय को बांटा गया है कितने भाग में? 4 भाग में, है ना। पहला बोले हैं क्या? कश्मीर हिमालय, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? पंजाब हिमालय, है ना। और दूसरा कौन जाएगा? सॉरी, कुमायूं हिमालय। दूसरा कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय। और चौथा असम हिमालय। ठीक है, इस तरह से हिमालय बांटा गया नदियों के आधार पर 4 भाग में, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम। अब किस किस नदियों के बीच पड़ता है ये क्षेत्र, वो क्या रखना है आपको। देखो, इंडिया का अगर मैप पढ़े हम तो ये सबसे ऊपर से निकलता है भारत की नदी, वो है कौन? सिंधु नदी, है ना। और सिंधु, ब्यास, सतलज, झेलम, उसको आता है कौन? सतलज आता है। सबसे नीचे कौन आता है? सतलज। मतलब कि ये जो कश्मीर हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच है। सिंधु और सतलज के बीच जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या? कश्मीर हिमालय। ठीक है, दूसरा हो जाएगा फिर वही सतलज से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? सतलज से, है ना। सतलज और काली नदी एक होता है। सतलज और काली के बीच कौन है? कुमायूं। फिर शुरू होगा कहाँ से? काली से। काली और तिस्ता के बीच है क्या? नेपाल हिमालय। ठीक है, और तिस्ता और दिहांग होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में कहते हैं दिहांग, तो तिस्ता और दिहांग के बीच है क्या? असम हिमालय। याद कैसे रखना है? सुनिए, सबसे ऊपर में तो पहले कश्मीर है,
है ना। तो वहाँ पर याद रह जाएगा, सिंधु सतलज के बीच का पड़ता है कश्मीर, है ना। अभी यहाँ से रखना है कुमायूं, अलग जगह जो काली लड़की रहती है ना, जो लड़की काली रहती है ना, वो रहती है क्या, वो रहती है कुमारी। और रखना है क्या, सत्य बात है कि काली कुमारी रह जाती है, सत्य बात है कि काली कुमारी रह जाती है। मतलब कि कुमारी कौन है, सतलज और काली के बीच है, कुमारी कौन है, सतलज और काली के बीच है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आइए असम, अगर 30 दिहा असम में, 30 दिहा असम में, मतलब कि तीस्ता और दिहांग कहाँ पे है, असम में क्षेत्र पड़ता है, तीस्ता और दिहांग असम में। बाकी सब देखो सिलसिलेवार से है, यहाँ पे सतलज खत्म होगा, यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे काली खत्म हुआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तीस्ता खत्म हुआ, यहाँ पे तीस्ता शुरू हो गया, है ना। बाकी बच गया नेपाल और तीस्ता, सॉरी नेपाल बच गया, नेपाल किसी के बीच है, तो काली और तीस्ता के बीच है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया क्या, नदियों के नाम कम से कम आपको पता रखना है इतना, है ना। अब इस हिमालय में, कश्मीर हिमालय, कुमायूं नेपाल में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है, हिमालय में कौन सा भाग पड़ता है, यहाँ सवाल बना हुआ है, और यहाँ से हर बार सवाल बनता है ना। आपको क्या याद रखना है, देखिए आपको जो याद रखना है ना, मुख्य रूप से याद रखना है। यहाँ रखिएगा ना कि ले जा बाल्टी से धोकर ला, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप रखना है क्या, ले जा कारा को बाल्टी से धोकर ला। देखो क्या बोले हैं, इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, ले जा कारा को बाल्टी से धोकर ला, ले जा, जो कार है ना हमारा, बाल्टी से नहला के धुला के ला, वैसा रखना है। ले जा कारा को बाल्टी से धोकर ला, मतलब ये सारे क्षेत्र जो पड़ेगा कौन से, कश्मीर हिमालय में कौन कौन हो जाएगा, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, बालतोड़ा, सियाचिन, धौलाधर, हाँ धौलाधर श्रेणी है ये, है ना। धौलागिरी अलग है, दादा की जगह धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर है ये। ठीक है, और लास्ट हो जाएगा कौन, शिमला, है ना। ये सारे क्षेत्र पड़ता है किसमें, कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय में। इसके अलावे डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, पैगोंग तसो झील हो गया, तसो मुरारी झील हो गया, है ना। ये सारे झील पड़ता है कहाँ पे, कश्मीर, पंजाब में, कश्मीर हिमालय में। जितना झील बोले हैं, जितना नाम बोले हैं, सबको नोट कर लीजिएगा, बड़े काम देगा। ठीक है, इसी क्षेत्र में, कश्मीर हिमालय में ही जाफरान की खेती होती है, जाफरान की खेती। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट में है कुमायूं। कुमायूं हिमालय जो है ना, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब ऊंचा ऊंचा थी है, क्षेत्र है ना। पंजाब को रखना है ये कि इसका दो भाग है, एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी, है ना। तो जो पूर्वी भाग है उसको बोलते हैं कुमायूं, कुमायूं हिमालय। पूर्वी भाग को बोलते हैं क्या, कुमायूं हिमालय, और पश्चिमी भाग को बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय और पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय, है ना। तो दोनों रखना है। ठीक है, इसमें रखना है आपको कि नंदी का त्रिशूल, नंदी का त्रिशूल केदारनाथ में अलग जगह, मतलब कि अलग जगह, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। फिर से बोलते हैं नंदा देवी, कामेत, कामेत शिखर, है ना, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये सारे कहाँ पे है, कुमायूं हिमालय में आता है, कुमायूं हिमालय में आता है। कम से कम इतना तो हर में आपको याद रखना ही रखना है ना। और नेक्स्ट में है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में जितने भी सर्वोच्च चोटी है, जैसे एवरेस्ट हो गया, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था यही, कंचनजंगा वो हो गया। अच्छा, नेपाल हिमालय को ही बोलते हैं सिक्किम हिमालय, सिक्किम में बोलते हैं सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं दार्जिलिंग हिमालय, है ना। और भूटान में बोलते हैं भूटान हिमालय, भूटान हिमालय। तो इसका 3 नाम है, 3 क्षेत्र में, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, और भूटान में भूटान हिमालय। तीनों इसी में आता है ना। तो जो ऑप्शन दिया हुआ था कौन, सिक्किम हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय दिया हुआ था, इसी में आता है। कौन आ जाएगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, है ना। अब कौन हो जाएगा, मकालू, धौलागिरी, गोसाईनाथ। ये सारे किस में आ जाएगा, इसमें जाएगा नेपाल हिमालय में। ठीक है, और एक जगह कौन, असम हिमालय,
है ना। असम हिमालय किसके किसके बीच है, तीस्ता और दिहांग के बीच। असम हिमालय में ये क्वेश्चन बहुत फेमस बनता है कि असम हिमालय में जो है ना, हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन है, तो है नामचा बरवा। इसमें पड़ता है कौन, नामचा बरवा असम हिमालय में पड़ता है, जो बहुत फेमस है, आप देखिएगा। अच्छा, असम हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, दर्रा है जो पड़ता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए कौन कौन दर्रा है, हम एक बार बोल देते हैं ना। अब देखिएगा कुछ कुछ सिक्किम में है, कुछ कुछ अरुणाचल प्रदेश में जाता है ना। जयलेपला, जयलेपला, एक हो गया बुमला, एक हो गया कारपेला, एक हो गया सेला, एक हो गया येप, एक हो गया यांग्याप। ये सारे दर्रा कहाँ पे है, असम हिमालय में है। चलिए बहुत लंबा हो गया, इसको याद नहीं करेंगे, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। नृत्याचार पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता और कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए, जब भी आया गुरु विपिन सिंह, तो आप देखिएगा गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुर से, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से, है ना। अगर सवाल पूछ ले कि मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक कौन है, अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अभी बहुत चांस है कि इसका पूछ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं जो पूछा कि इसका प्रतिपादक कौन है। तो अब देखिएगा मणिपुरी जो नृत्य है उसका जो प्रतिपादक है वो है सबिता बेन महतो। चलिए, और अगर सवाल पूछ दे आपसे कि मणिपुरी नृत्य जो है किस देवता को समर्पित है, तो आपको बोलना है शिव। शिव या वैष्णव धर्म को संबंधित है ये मणिपुरी नृत्य, है ना। और ये इसमें क्या दिखाया जाता है, मतलब दर्शाना क्या है, तो इसमें दर्शाया जाता है इस नृत्य में कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है। और देखिएगा ये सब सवाल भी बनता है, ठीक है। और अब आते हैं कि मणिपुर नृत्य से कौन कौन से खास व्यक्ति संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछ चुका है या पूछ सकता है। मणिपुर नृत्य से संबंधित व्यक्तियों के नाम, है ना। देखिए इसमें आल कैसे रखना है, हाँ बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। नैना नैना, रंजना, सुवर्णा। पहले तीन वाला सुना है, क्या क्या बोले हैं, नैना, रंजना, सुवर्णा। दूसरा चारु, गुरु, क्या बोले हैं, नैना, रंजना, सुवर्णा। पहले तीन बार बोलना है, फिर बोलना है चारु, गुरु, है ना। चारु, गुरु, ठीक है। और एक होता है गंभिनी, चारु, गुरु, गंभिनी, ठीक है। और इसके अलावे दर्शन, देवयानी, दर्शन, देवयानी। कौन कौन बोले हैं, एक बार लिख लेते हैं जल्दी से। नैना, रंजना, सुवर्णा, चारु, गुरु, गंभिनी, है ना। नैना, रंजना, सुवर्णा, चारु, गुरु और दर्शन, देवयानी। अभी लिखेंगे क्या, बहुत टाइम हो गया, टाइम लग जाएगा, आप आधा के लिए आप चाहते तो नोट कर लीजिए, है ना। हम बोल देते हैं नैना, सुवर्णा, रंजना, चारु, गुरु, गंभिनी, देवयानी, दर्शन। ये सारे के सारे दर्शन झावेरी जो बोलते हैं ना, दर्शना झावेरी, है ना, झावेरी बहन, सॉरी ये दर्शना झावेरी है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, सारे 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 क्या है। अच्छा, ये जो आया है कौन, एक आया है चारू, चारू माथुरी है, और जो गुरु बोले हैं यही गुरु विपिन है ना। तो सारे संबंधित किससे, मणिपुरी नृत्य से। सवाल रखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। तो ये जो अधिकार है ना, वो अधिकार है किसके पास, वो जगह ऑप्शन नंबर 3 में जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है ना। भारत के राष्ट्रपति जो है किसी भी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, किसके सहायता से, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से। फिर से सुनिए, यहाँ पे दिया हुआ सिर्फ यहाँ पे किसके अधिकार किसका है, तो इसका किसका है, राष्ट्रपति के पास, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा CJI के परामर्श और संबंधित राज्यपाल के परामर्श से ही किया जाता है। मतलब कि जिस राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल की भी सहमति ली जाती है और CJI की सहमति ली जाती है। यहाँ से याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बताते हैं, किस बताते हैं, बोलते हैं क्या इसको, तृतीय न्यायाधीश मामले।
तृतीय न्यायाधीश मामले आया था 1998 में। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश होंगे, स्थानांतरित करने के मामले से सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। इसके अलावे 2 और न्यायाधीश होंगे हाई कोर्ट के, मतलब कि एक और 2 में से कौन हो जाएगा, एक हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट के रहेंगे जहां से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, और एक उस कोर्ट का हाई कोर्ट उस कोर्ट के न्यायाधीश रहेंगे जहां पे स्थानांतरित किए जा रहे हैं, मतलब कि जहां से किया जा रहा है और जहां पे किया जा रहा है, दोनों का एक को रहेगा, है ना। ये कहा गया 1998 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट का वर्णन कहाँ पे है, तो आर्टिकल 216 में है हाईकोर्ट का वर्णन, है ना। और 217 में यही है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो होता है नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मतलब डैश दिया किससे हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विश्लेषण की प्रक्रिया है, वो मतलब किससे होता है खराब। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा क्या, विकृति गंधन, इसको बोलते हैं क्या, रेंसिफिकेशन, मतलब सीधे सीधे वस्तु चीज़ों को सड़ जाना। सब्जी बनाया बहुत दिन छोड़ दिए हैं तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो गया, है ना। सभी चीज़ों का वसा हो गया, तेलों का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, उसको बोलते हैं क्या, विकृति गंधन बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑक्सीकरण जो होता है ना किसी भी कंपाउंड में होता है, किसी भी यौगिक में होता है ऑक्सीकरण, है ना। मतलब कि ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये किसी कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है। तो तिब्बती बर्मी भाषा इसमें से है कौन, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है क्या है, तिब्बती बर्मी भाषा है, बाकी सब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन मृच्छकटिकम नाटक के लेखक थे। तो मृच्छकटिकम बहुत फेमस बुक है, इसका कौन है, शूद्रक इसका लेखक थे। शूद्रक ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, शूद्रक, है ना। अगर पूछ दिया मृच्छकटिकम, देखो मृच्छ का मतलब होता है मिट्टी, और कटिकम का मतलब होता है खिलौना, मतलब कि मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, मिट्टी का खिलौना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं क्ले कार्ट, कार्ट मतलब क्या, खिलौना गाड़ी, है ना, और क्ले मतलब मिट्टी, इसी को बोल सकते हैं। बोला गया है कहीं लिखा आता है लिटिल क्ले ऑफ कार्ट, लिटिल क्ले कार्ट भी लिखा आता है ना, सब, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे कि मृच्छकटिकम में किसका किसका वर्णन है, तो सुनिए किसका किसका वर्णन है। पहला देखना है क्या, वसंत सेना और चारुदत्ता, वसंत सेना और चारुदत्ता के प्रेम कहानी का वर्णन है इस मृच्छकटिकम में। इसके अलावे पाटलिपुत्र जो उस समय था उसका वर्णन है। इसके अलावे चातुष्य वर्ण जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इसका वर्णन भी इससे मिलता है ना, किसमें, मृच्छकटिकम में, ठीक है। एक ऑप्शन है भास। भास का एक बहुत फेमस बुक है, देखिएगा बहुत बढ़िया बुक, बार बार पूछा हुआ है, स्वप्नवास वादतम, ये इसका राइट बुक है भास का, है ना। और स्वप्नवास वादतम जो है ना, इसमें कहानी है कि एक राजा और एक रानी पुनर्जन्म के बाद उसका मिलन होता है, मेल होता है ना। उसका कहानी किसमें है, स्वप्नवास वादतम में, ठीक है। और एक जो है कालिदास का तो बहुत सारा बुक है, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है सुन लीजिए, हम बोल देते हैं। एक आपका बुक है मालविकाग्निमित्रम, पहले कौन बोले हैं, मालविकाग्निमित्रम। इसमें जो है अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी है, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कहानी है। दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है ना शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। शकुंतला और दुष्यंत की कहानी किसमें है, अभिज्ञान शकुंतलम में। एक है विक्रमोर्वशीयम, इसमें पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कहानी है, पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम कहानी है ना। इसके अलावा भी कई सारे बुक हैं इसके, है ना, जैसे हो गया ऋतु संहारम, कुमार वंशम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सारे किसके हैं, कालिदास के ही बुक हैं, बहुत फेमस है। अगर सवाल पूछ कि कालिदास किस के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, तो बोलना है क्या बोलना है, चंद्रगुप्त द्वितीय या उसको बोलते हैं विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे गुप्त काल के शासनकाल में, ठीक है। याद रखना है चुपके से। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दिए गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें, गलत को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ना वही गलत है ना। इसमें लिखा है कि बैकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित होने वाले विघटित पदार्थों से बनती है, गलत बात है। गलत इसलिए है ना कि बैकाल चट्टान जो बनता है वो बनता है किसमें, मैग्मा से बनता है, मैग्मा या लावा से बनता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि किसके नेतृत्व में
उत्तर पश्चिमी भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल सट नाम से प्रसिद्ध था। इसका जो आंसर होगा वो जो कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान 1929 ईस्वी में किए थे खुदाई खिदमतगार की स्थापना, है ना। आप देखिएगा, बाकी सब कोई स्थापना ये सब नहीं किया आप सब जो है ना। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद इसको बोलते हैं क्या, सीमांत गांधी बोलते हैं। एक सवाल रहता है कि जब चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन ना 1930 में, तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो गांधी जी के अलावा जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया ना, तो उसका मोर्चा कौन संभाले थे, उसका मोर्चा संभाले थी सरोजिनी नायडू। इसमें पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पश्चिमी भारत में, मतलब कि गुजरात तरफ कौन जारी रखा था, तो ये रखे जारी कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और एक और आता है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के जैसा ही दक्षिण भारत में कौन चलाए थे आंदोलन, उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी चलाए थे दक्षिण भारत में, है ना आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 36वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए थे। तो 36वां है वो कहाँ पे वो था, गुजरात में। 38वां जो होगा वो होगा कहाँ पे, गोवा में। 36वां ना, 36वां होता है गुजरात में, हो गया है ना। 36वां कहाँ पे होगा, गोवा में। 38वां होगा कहाँ पे, आपको उत्तराखंड में। और 39वां होगा कहाँ पे, मेघालय में। सब रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। कौन किए थे, तो इसका किए थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगर पूछ रहे कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम था मूल शंकर। इसका वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर। इसका अगर पूछ दे कि इसका नाम किसने रखा था दयानंद, तो देखिएगा रखा था पूर्णानंद। कौन, पूर्णानंद, है ना। अगर पूछ दे इसका गुरु कौन था, तो इसका गुरु था बिरजानंद। कौन था, गुरु बिरजानंद, है ना। दयानंद सरस्वती जो है ना, दो सभा की स्थापना किए हैं, आपका देखिएगा। पहला है गौरक्षणी सभा। पहला है कौन, गौरक्षणी सभा, है ना। और इसी से कब किए थे, 1882 में। 1882 में गौरक्षणी सभा के, और इसी से संबंधित चलाए थे आंदोलन, गौ रक्षा आंदोलन। देखिएगा, गौ रक्षा आंदोलन। और एक और चलाए थे शुद्धि आंदोलन, बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा हुआ है। शुद्धि आंदोलन कौन चलाए थे, दयानंद सरस्वती, है ना। और शुद्धि आंदोलन चलाए थे इसलिए ना कि जो लोग हिंदू धर्म से भटक करके दूसरे धर्म अपना लिया है, वो फिर से हिंदू धर्म में आ सके, इसलिए चलाया गया था। उसको बोलते हैं इसका शुद्धि आंदोलन, है ना। इसका एक बहुत फेमस बुक है ना, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती का। इससे एक और फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश के अलावा कौन देगा आपको, पाखंड खंडिनी, है ना। पाखंड खंडिनी भी क्या था, बुक भी है एक, है ना। और ये सभा भी है पाखंड खंडिनी। और पाखंड खंडिनी के तहत जो ही है आर्य लोगों में मतलब बहुत सारे गलत अवधारणा आ गया था, उसको मतलब खंडन करने का काम किए थे यही दयानंद सरस्वती। उसी के लिए किया गया था ये पाखंड खंडनी का स्थापना, ठीक है। यहाँ से एक सवाल याद रखना है कि इसको दयानंद सरस्वती को बोला जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन, इसको बोला जाता है ना। इस बार और बनता है कि भारत में सबसे पहली बार स्वदेशी का नारा किसने दिया था, तो स्वदेशी का नारा दिए थे कौन, यही दयानंद सरस्वती, है ना। और ये बात कौन बताया है लोगों को, ये बताया है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का कहना है कि भारत में पहली बार स्वदेशी के बारे में बोले हैं कौन, दयानंद सरस्वती। याद रखना है अच्छे से ये सारी बातें को, ओके। चलिए और कुछ नहीं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। देखिए, जब भी आए आपको गणतंत्र शब्द, गणतंत्र का मतलब होता है गण के द्वारा चुना हुआ तंत्र या गण के द्वारा बनाया हुआ तंत्र, है ना। गण मतलब क्या होता है, आदमी होता है, मतलब लोग होता है ना। तो लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी नेता वगैरह को चुनते हैं ना, उसमें क्या निर्वाचन देगा, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 में है निर्वाचित मुखिया, है ना। निर्वाचित कोई भी, निर्वाचित मुखिया रहेगा, निर्वाचित सांसद रहेगा, निर्वाचित कोई भी रहेगा, है ना, प्रधानमंत्री रहेगा, तो उसको बोलते हैं निर्वाचन। गणतंत्र का मतलब होता है निर्वाचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में है ना, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था।
तो 1528 में जो पराजित हुआ था वो कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ आपका मेदिनी राय। मेदिनी राय उसमें पराजित हुआ था, है ना। कि कौन पराजित किया था? बाबर, है ना। अच्छा, एक सवाल आपसे कभी पूछ दे कोई कि बाबर भारत पर आक्रमण क्यों किया था, तो इसका जवाब सुनिए क्या है। इसका जवाब ये है ना कि बाबर के जो मम्मी जवाब अब आगे आएगा, पहले उसका मथित बनाएंगे तब ना, भूमिका पहले बनाएंगे तब ना। उसकी मम्मी जो थी कुतुब निगार खानम, उसका जो पापा था उसका था कौन? उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के वंश से था, और कुतुब निगार खानम चंगेज खान के वंश से संबंधित थी। मतलब कि आपको पता होगा तैमूर लंग और चंगेज खान दोनों भारत में आक्रमण किया था, खूब मार किया था और बहुत सारा संपत्ति लूट कर गया था। तो अकबर जो है ना उसी से कहानी सुन कर रख लेता था कि भारत में जो है ना बहुत अधिक संपत्ति, बहुत अधिक सोना चांदी है। इसीलिए वो भारत जो आक्रमण किया है बाबर, सिर्फ धन लूटने के लिए किया है, बाकी कोई उसका मतलब मकसद नहीं था। लेकिन ये ऐसा कुछ घटना हुआ कि मतलब कि उसका वंश ही यहीं पर रह गया। ठीक है, और आज तक भी है। तो मिलता है, बाबरी मस्जिद मिलता है। अच्छा, बाबर द्वारा जो है ना 4 युद्ध लड़ा गया है, चारों को नाम रखना है आपको, है ना। अच्छा, चारों युद्ध में तो वर्ष सबका रहता है, लेकिन इसमें वो कभी कभी पूछ देगा छोटा डेट, मतलब किस तिथि को हुआ था, वो भी याद रख पाएंगे हम कैसे, वो भी आपको करना है याद, है ना। कैसे रखिएगा, सुनिए। देखो, बाबर जो है भारत में 4 को बहुत प्रमुख लड़ाई लड़ा है, उसमें रखना है क्या? बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा जमा किया और घाघरा खरीदा और चल गया। मतलब चारों युद्ध है ये, है ना। मतलब कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1528 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ यही, चंदेरी का युद्ध 1528 वाला, ठीक है, 1528 वाला। ये सब लगातार हुआ, 26, 27, 28, 29 में लगातार हुआ। 30 में वॉर मर ही गया था, आगरा में उसको दफना दिया गया था। ठीक है, अरे सुनिए। पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, किसके किसके बारे में था? तो एक तो बात रहेगा बाबर, है ना। पानीपत का युद्ध था किसके? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था वो। ठीक है। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कौन? मेदिनी राय के साथ, मेदिनी राय, है ना। और ये जो घाघरा का युद्ध है वो हुआ था किसके साथ? अफगान शासक के साथ, अफगान शासक के साथ। यहाँ सबका रखना डेट कि कब हुआ था ये, देखिए। अब मैं आपको ना कि जो आप पानी पिए ना, आप जो पानी पिए कई बार पिए? 21 बार आप पानी पिए। क्या बोले? 21 बार आप पानी पिए, मतलब कि 21 अप्रैल को हुआ है। 21 बार आप पानी पिए मतलब 21 अप्रैल को हुआ है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ है पानीपत का युद्ध। ठीक है। जो खाना खाए ना, रखना है 16 मिर्च खाए आप। जो खाना खाया तो क्या खाए? 16 मिर्च खाए, मतलब कि 16 मार्च को हुआ है खानवा का युद्ध, 16 मार्च 1527 को हुआ है। ठीक है। चंदा जो जमा किया है अलग जगह, दोनों जन मिलकर किया है, दोनों जन मिलकर, मतलब क्या जाएगा? दोनों जन मिलकर, मतलब कि दोनों तो क्या था? 29 जनवरी 1528 को हुआ है क्या? चंदेरी का युद्ध, दोनों जन मिलकर। और ये जो हुआ है 5 मई के हुआ है घाघरा का युद्ध। 5 मई, कहीं कहीं पे 6 मई भी लिखा जाता है, तो 5 मई या 6 मई को हुआ क्या? घाघरा का युद्ध हुआ है। ठीक है। इस सबका डेट याद रखिएगा, कहीं कहीं भी डेट पूछ देगा ना तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए आपके लिए, तो थोड़ा सा रखना है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन, खेलों का स्थान था 2020 में जो ओलंपिक गेम हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है कौन है? टोक्यो में जाएगा, टोक्यो जापान में, टोक्यो में था। देखो, बात है इसका ट्रिक, आजकल कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। या तो ग्रीष्मकालीन खेल रहे या शीतकालीन खेल रहे हैं। ओलंपिक खेल 2 सीजन में होता है, गर्मी वाला में और ठंडी वाला में, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों होता है। दोनों का ट्रिक बनाएंगे हम, देखिए। एक आप याद रखना, अगर आप रखना है आपको क्या? जाफर की अम्मी गरमाया, है ना। क्या रखना है? जाफर की अम्मी गरमाया। क्या बोले हैं? देखो, बोले हैं जाफर की अम्मी गरमाया, है ना। मतलब जापान, फ्रांस
और अमी से हो जाएगा अमेरिका। मतलब कि 2020 में जो हुआ है, जो क्वेश्चन नहीं पूछा था वही पूछा हुआ है 20 वाला। हाँ, जो 20 में हुआ है वो होगा कहाँ, जापान में, है ना। जो 24 में होगा वो फ्रांस में होगा, और जो 28 में जो होगा वो कहाँ पे होगा, अमेरिका में। 28 से फालतू आपसे जब पूछेगा जल्दी नहीं। अच्छा, ये जो है ना गरमाया मतलब होता है ग्रीष्मकालीन, ओलंपिक का ग्रीष्मकालीन खेल जो हुआ है होगा यहाँ यहाँ पे होगा 20 में जापान में, 24 में फ्रांस में, और 28 में अमेरिका में। जाफर की अम्मी गरमाया इस तरह से। एक है ठंडी वाला, एक है शीतकालीन, ये हो गया ग्रीष्मकालीन ना, ये होता है शीतकालीन, होता है कौन, शीतकालीन। इसका क्या रखना है क्या, पचाओ, पचाओ चीनी इटली ठंडी में, क्या लिखना है, पचाओ चीनी इटली ठंडी में, मतलब हो जाएगा क्या, प्योंगचांग चीन इटली, इटली मतलब इटली, इटली ईरान शहर में, है ना। ये कब हुआ था, 2018 में, 18/4/22 में, है ना, और 22/4/26 में ये होगा शीतकालीन ओलंपिक। 18 तो नहीं पूछेगा, बहुत पुराना हो गया है, 22 पूछ सकता है, 26 पूछेगा, 26 पूछता है, ईरान इटली में होगा, है ना। तो ये सारे आपको रखना है, इससे फालतू आपसे पूछेगा नहीं, है ना। अगर याद कर लिए तो आपका काम, इससे तो नहीं छूटना चाहिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया। बालिका दिवस कब मनाया जाता है, बालिका दिवस मनाया जाता है कब, 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को ऑप्शन नंबर 4 में दिया होगा। देखो अभी अक्टूबर में जितने भी दिवस हैं हम सबको बोल देते हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, है ना, आपका रखना है सारे के सारे अक्टूबर महीना का जितना दिवस है सब, है ना। देखो 1 अक्टूबर, जो 1 अक्टूबर है कौन है, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और वृद्ध दिवस और चीन के स्वतंत्रता दिवस, ये तीनों है 1 अक्टूबर, ठीक है। आते हैं 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर में कौन है, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जयंती दिवस है 2 अक्टूबर। 3 अक्टूबर आते हैं, ठीक है। 3 अक्टूबर में क्या है, हैबिटेट दिवस, जिसको बोलते हैं क्या, आवास दिवस, पर्यावास दिवस, आवास दिवस, हैबिटेट दिवस, है ना। 3 के, 4 का हो गया पशु दिवस, ठीक है, 4 का हो गया पशु दिवस। 5 का हो गया विश्व शिक्षक दिवस। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो भारत का होता है सर्वपल्ली कृष्णन वाला, है ना, वो अलग है, वो 5 सितंबर के है। ये बोल रहे हैं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के है ये, ठीक है। 5 हो गया, ठीक है। 5 आते हैं 7 में, 7 में हो गया कपास दिवस, 8 में हो गया नौसेना दिवस, 9 में हो गया डाक दिवस या विदेश सेवा दिवस, 10 में हो गया मानसिक स्वास्थ्य दिवस, है ना। 10 का कहाँ पे आते हैं, 10 का आता है यही 11 में बालिका दिवस, जो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इसी दिन आ जाता है क्या, जेपी जयंती, मतलब जयप्रकाश नारायण जयंती होता है इसी 11 अक्टूबर को ही, है ना, 11 अक्टूबर को ही होता है ना। 13 में है दृष्टि दिवस, 16 में है खाद्य दिवस, है ना, 16 में क्या खाद्य दिवस। 17 में क्या है, 17 में है आपका ये 17 में है ये आपका क्या, ट्रॉमा, हाँ, ट्रॉमा या निर्धनता दिवस, सॉरी, ट्रॉमा या निर्धनता निवारण दिवस, ट्रॉमा या निर्धनता निवारण दिवस कब है, 17 में, 17 में, ठीक है। आते हैं 21 में, 21 में है आयोडीन अल्पता दिवस, आयोडीन अल्पता दिवस, और पुलिस स्मृति दिवस भी इसी दिन है 21 अक्टूबर, है ना। अतः 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर में क्या है, वही UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर, तो इसीलिए मनाया जाता क्या, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और उस दिन मनाया जाता है पोलियो दिवस, 24 अक्टूबर को UNO दिवस और पोलियो दिवस, है ना। फिर आते हैं 29, है ना, 29 में जो है आपका इंटरनेट दिवस है। 30 में मिता पिता मतलब कम खर्चा दिवस है, मिता पिता मतलब कम खर्च दिवस 30 में, है ना। और 31 अक्टूबर को है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और एकता दिवस, 31 को, ठीक है। ये सारी बात रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीमा भाई भिन्नाक्षम समर्थ अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये जो है बढ़ा दिया है कौन, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा में चल रहा था ये योजना भीमा भाई भिन्नाक्षम, है ना। तो ये तो 22 वाला कहानी है, अभी आ गया है 24, तो ये तो जल्दी पूछेगा नहीं। तो अच्छा ये सब समझिए कि जितनी भी योजनाएं हैं आपको, मतलब कि जो हाल फिलहाल एक वर्ष तक कम से कम उसको अच्छे से रखना है, क्योंकि योजना से संबंधित सवाल कई बार बना है और बनते रहता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा जीके का डिस्कशन शिफ्ट 2 का 14 जुलाई वाला, ठीक है।
कैसा लगा आपको डिस्कशन बताइएगा जरूर थोड़ा सा कमेंट करके, ताकि हमको भी मज़ा आए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।